और तो क्या था बेचने के लिए, और तो क्या था बेचने के लिए, हमने अपनी आँखों के ख्वाब बेचे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धनंजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला कॉलेज चाईबासा से EPC2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के अंतर्गत सेकेंड यूनिट में हम बात कर रहे थे लोक रंगमंच पर फोक थिएटर। फोक थिएटर में पिछले क्लास में हमने क्लासिकल थिएटर या संस्कृत रंगमंच के बारे में बात की। उसके बाद कुछ असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नौटंकी फॉर्म पे बात किया था। आगे हम रासलीला, रामलीला, माचा, जात्रा, यात्रा, सांग, भवई, ख्याल, करियाला जैसे अनेक फॉर्म पे बात करने वाले। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस फोक थिएटर में हमारे पास जितने साक्ष्य या जितने प्रूफ्स हैं और जितने मटेरियल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्लास लें तो मिनिमम 2-3 आवर एक एक फॉर्म्स के लिए होंगे। जैसे कि नौटंकी के लिए चलेंगे 2-3 आवर, 2-3 दिन सीरीज चलाना पड़ जाएगा। और कभी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस आर्ट को इतने डेप्थ से जानने के लिए। हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आर्ट फॉर्म किस प्रदेश से बिलोंग करता है, इसकी आधारशिला क्या है, इसमें कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं, इसमें कौन सी कहानियाँ होती हैं, इसके डायलेक्ट क्या होते हैं, इन सबों के बारे में बातचीत होगी। तो मैं आज बहुत ही शॉर्ट में समेटने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं हम रासलीला की ओर। रासलीला उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में रासलीला का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। आप जानते हैं कि रासलीला कृष्ण की बड़ी महिमा है इसमें। और उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि के अलावा कृष्ण की लीलाएं भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग नामों से विद्यमान है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि कृष्ण की लीला स्थली मानी जाती है। और यही कारण है कि कृष्ण की लीलाओं को नाट्य शैली में पेश करना धर्म साधना ही मानी गई है। और कृष्ण की लीला के नाम पर ही रासलीला का नाम विख्यात महाभारत, भागवत और अन्य पुराण की कथा के आधार पर भगवान श्री कृष्ण के बचपन से यानी माखन चुराने, मटकी फोड़ने से लेकर संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा लेने तक, सुदामा से मित्रता, द्वारका, महाभारत के युद्ध और अर्जुन के उपदेश देने तक के लीलाओं को बार बार देखेंगे हम और जानेंगे। राधा कृष्ण का प्रेम, गोपी संग नृत्य रासलीलाओं में दिखाया जाता है और ये सभी इसके प्रमुख कंटेंट हैं। और मूल रूप से आप ये जान लें कि रासलीला लोक नाट्य में पात्र राधा कृष्ण और गोप गोपियों का रूप धारण कर अभिनय करते हैं। अगला जो फॉर्म है उसके बारे में चलते हैं। रामलीला फॉर्म का नाम है
और रामलीला का संबंध रामनगर उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने काशी में राम के जीवन पर आधारित नाटक रामलीला खेलने की शुरुआत की थी। कई दिनों तक चलने वाली रामलीला दशहरे के समय में होती है। रामलीला में भी राम के जीवन की हर घटना और प्रसंग दिखाया जाता है। रामनगर की रामलीला काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें दर्शक 31 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर घूम घूम कर होने वाली रामलीला को बड़े ही धैर्य और श्रद्धा के साथ भगवान की लीला का आनंद उठाते हैं। रावण और हनुमान जैसे चरित्र खास कलाकार ही निभाते हैं। संवाद अदायगी विशिष्ट शैली में होती है। लगभग समस्त उत्तर भारत में रामलीला बड़े उल्लास से मनाई जाती है। दूसरी चीज़ें हैं कि लोकनाट्य रामलीला जो है रामों के अवतार का स्वरूप है एक, और कुछ कुछ इसमें चर्चाएं मिलती है कि कवि प्राणचंद्र, जी हाँ, कवि प्राणचंद्र रामायण महानाटक हृदय राम के द्वारा हनुमान नाटक पर आधारित आनंद रघुनंदम 19th सेंचुरी में दामोदर शास्त्री सप्रे के द्वारा रामलीला बालकांड नाटक और 1882 में, और रामलीला अयोध्या कांड नाटक सन 1883 में, रामलीला सुंदरकांड नाटक 1889 में, 1567 में शंकर देव राम विजय नाटक लिखे। पंडित नारायण प्रसाद बेताब के द्वारा रामायण नाटक में 24 गाने थे और उसमें पारसी शैली में ही रामायण नाटक किया गया था। रामनगर का रामलीला सबसे प्रसिद्ध है और जैसा कि आप जानते हैं कि 31 दिन का होता है। ध्वनि प्रचारक यंत्र का प्रयोग बहुत ही कम होता था, मतलब नहीं के बराबर होता था। रामलीला आरंभ में मुकुट पूजन राम जन्म से पुरजनोपदेश प्रसंग तक होता है। रामलीला को महाराज बनारस का संरक्षण प्राप्त था, जिसके वजह से पूरे भारत में रामलीला बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। सूत्रधार व्यास जी की भूमिका में कथा सुनाता है। इसमें वाद्ययंत्र की अगर बात की जाए तो ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम का प्रयोग होता है। इसमें 2 कोटि के ऑडियंस होते हैं, एक नेमी और एक प्रेमी। विभिन्न दृश्य को सजाकर निकाले जाते हैं। लॉग या विमान कहते हैं जो दृश्य सजाकर निकाले जाते हैं। संवाद अदायगी जो होती है, डायलॉग डिलीवरी, उसके विशिष्ट शैली होती है। नेमी प्रेमी 2 स्वरूप हैं ऑडियंस के। एक हैं वो ऑडियंस जिन्हें कुछ कुछ सीन बहुत ही फेवरेट है, पसंद है, उस सीन के दिन ही आते हैं, उन्हें प्रेमी ऑडियंस कहा जाता है। और जो लगातार भगवान राम के जन्म से लेके लंका से वापस लौटने तक की कथा का रस स्वादन करते हैं, उन्हें नेमी कहा जाता है। तुलसीदास जी के द्वारा, जिनका तुलसीदास का जन्म 1532, 1532 और 1623 में मृत्यु हुआ था इनका। 16th सेंचुरी में रामचरितमानस, इसमें भी कहा गया है कि सितंबर अक्टूबर के मंथ में 2 से 4 घंटों तक पर डे परफॉर्मेंस होता रहा है, जिसमें तबला, करताल, वुडन ड्रम, चिरताला जैसे अनेक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब आप बात करते हैं माचा की। जी हाँ, मध्य प्रदेश का संगीतमय नृत्य नाट्य परंपरा लगभग 2 सदी से पहले भी उज्जैन में जन्मी और विकसित हुई है। माचा मंच शब्द से निकला हुआ टर्म है। मंच से ही निकला माचा। नाटकों का मंचन होली के आसपास किया जाता था। पौराणिक कथा, प्रेमाख्यान और वीरतापुर ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित होता था। माचा में
संगीत का भरपूर प्रयोग होता है। लोक धुनों की से लेकर शास्त्रीय रागों पर आधारित गायन होता है और ज़्यादातर लोक धुनों का भरमार होता है। और समकालीन समसामयिक जो जीवन चक्र है उसके भी विषय पर चर्चा किया जाता है। और मूलतः होली त्यौहार में ये परफॉर्मेंस किया जाता है। जात्रा, जी हाँ, पश्चिम बंगाल का जात्रा नाट्य रूप 14वीं सेंचुरी में वैष्णव आंदोलन से प्रेरित हुआ है। यानी जात्रा का जन्म भक्ति मूवमेंट से कह सकते हैं कि प्रारंभ हुआ। कृष्ण और राधा की कथा तथा चैतन्य देव की जो जीवनी है उन पर आधारित और पारसी रंगमंच की भांति अत्यधिक व्यावसायिक नाट्य स्वरूप में परिणित हो गया। 1660 से प्रारंभ होकर जात्रा विकसित होती रही और दर्शकों को रुचि के अनुसार कुछ न कुछ हमेशा इसमें बदलती रही। पुरा कथाओं और ऐतिहासिक कथाओं में भी सामाजिक चीज़ों को ऐड किया गया और जात्रा के स्वरूप में समय दर समय बदलाव किया गया। मंडलियों में, नाटकों में मार्क्स, लेनिन, हिटलर, वियतनाम के युद्ध जैसे अनेक नाटक आ गए थे। राजनीतिक नायकों जैसे खुदीराम बोस, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर जैसे नायक भी प्रसिद्ध रहे। बाद में कहा जाता है कि धनाढ्य वर्ग का सबसे लोकप्रिय मनोरंजन हो गया था और लगभग कोलकाता में 100 से अधिक व्यावसायिक दल हो गए थे। नाइनटीन 1970 में दशक में यात्रा मतलब सोशल हो गई और कह सकते हैं कि इसमें प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक स्वर्गीय उत्पल दत्त ने यात्रा कंपनियों के लिए नाटक लिखे थे। अजितेश बनर्जी प्रकाश संयोजन में तापस सेन, प्रस्तुति ऊंचे चबूतरे मंच पर दोनों तरफ रैंप यानी ढलान लगाकर किया जाता था। असम और ओडिशा में भी यात्रा बेहद लोकप्रिय है। बस उनके नामों में थोड़ा सा अंतर है कि यात्रा हो गया और जात्रा हो गया। पृथ्वीराज चौहान, बिसल देव राठौड़ की साहित्यिक उत्कृष्टता का भी नाटकीय यात्रा में किया गया था। इसमें कह सकते हैं अगर वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोलक, पखावज, फ्लूट, क्लारनेट, वायलिन, सिंबल, इन सबों का प्रयोग किया जाता है। यात्रा में भी फिर इस यात्रा के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कृष्ण यात्रा, कृष्ण यात्रा में फिर कालिया दमन, फिर यात्रा पाला, पालाघर, 16वीं सेंचुरी या और भी इसमें से ऐसे ढेर सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने यात्रा के साथ लगातार अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे उसके परंपराओं को समृद्ध बनाने के लिए। इसमें से ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो यात्राओं के लिए अपना जीवन दिया यात्राओं में। दूसरी तरफ अगर यात्रा शब्द की बात की जाए तो ये संभवतः उराव भाषा से लिया गया है। जी हाँ, उराव झारखंड और ट्रैवल में बोले जाने वाला एक लैंग्वेज है और उड़ीसा के भी कुछ रीजन में बोला जाता है। पहले ये बिहार हुआ करता था, तो बिहार के दक्षिणी भूभाग के क्षेत्रों में साथ साथ उड़ीसा और कुछ छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में यात्रा मतलब उड़ाव लैंग्वेज चलता है और ये एक कास्ट भी होते हैं, एक टाइटल भी होता है यहाँ के ट्रैवल का।
जिसमें इसका अर्थ होता है अनुष्ठानिक नृत्य महोत्सव। जी हाँ, एक महोत्सव ऐसा जिसमें नृत्य नाट्य हो थोड़ा सा। इस नाटकों में पश्चिम बंगाल के अलावा उड़ीसा, जहाँ भी वैष्णववाद के चैतन्य संप्रदाय का प्रभाव रहता है, और इसमें देशी विदेशी वाद्य यंत्र का भी प्रयोग अब होने लगा है, क्योंकि यात्रा के नए रूप में ऑर्केस्ट्रा शामिल किया गया है, तो और भी चीज़ें ऐड हो रही है। यहाँ एक नूतन यात्रा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान यात्रा में छुआछूत और जाति प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए मंशा से सामाजिक विषयों को शामिल किया गया था। यात्रा एक चलता फिरता रंगमंच है और पेशेवर समूह अक्टूबर और जून के बीच विभिन्न स्थानों पर जाकर प्रदर्शन करते हैं। सांग या स्वांग कह सकते हैं, हरियाणा के लोक रंगमंच में काफ़ी लोकप्रिय है। खुले आकाश और स्थान पर वादक बीचों बीच बैठते हैं और अपने चारों तरफ श्रोता व दर्शक बैठते हैं। अभिनेता, सहगायक, नर्तक पूरे मंच पर घूमते हैं। इसकी कथा वस्तु बहुत ही लोकप्रिय पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। बीच बीच में बफन या कॉमेडियन जिसे कहते हैं, हंसी मजाक के दृश्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं और इसके माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए हंसी मजाक किया जाता है और दृश्यों का मंचन भी किया जाता है। इसे कहीं कहीं रागणी के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं भवई। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में प्रचलित भवई की उत्पत्ति राजस्थान और गुजरात के उत्तरी हिस्से में हुई। प्रारंभ में धार्मिक उत्सवों के दौरान इसके भी अलग अलग कहानी है, लेकिन एक प्रचलित कहानी ये है कि देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान, बाद में इसका प्रदर्शन पूरे साल किया जाने लगा और शिव मंदिर में नवरात्र के पहले दिन की जाती है। वस्तुतः भवई जो है वो नाटिकाओं की क्रमिक प्रस्तुति है। इसमें धार्मिक और पौराणिक के साथ साथ सामाजिक कथाओं का भी समावेश होता है। इसमें दक्कन और दिल्ली के मुसलमान शासक का प्रभाव का भी पता चलेगा। भवई गांव-गांव में घूम घूम कर किया जाने वाला एक लोक रंगमंच का एक स्वरूप है। इसमें संगीत शास्त्रीय रागों पर भी आधारित होती है। नृत्य जो है वो शास्त्रीय नहीं होती है। रास और गरबा जो लोक नृत्य के अतिरिक्त कथक का प्रभाव जैसे देखा जाता है, वैसा ही कुछ इसमें भी मिल जाएंगे। इसमें वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो भूंगल, झांझ और पखावज जैसे वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। पहनावे की बात करें, साज सबर में निश्चित ही कुछ शैली राजस्थान से मिलती है। बोरा और बोरी, इसमें गांव की एक बनिए और उसकी कृपण पत्नी की नकल उतारी जाती है। ढोला मारू, इसमें ढोला और मारू की सदियों से चली आ रही प्रेम कहानी दिखाई जाती है। डोकरी, इसमें एक वृद्धा का दुर्भाग्य दिखाया जाता है। इसके अलावा और भी फॉर्म्स हैं, जैसे कि करियाला। ख्याल राजस्थान की एक नृत्य नाटिका शैली है। ख्याल पे पहले बात कर लें। ख्याल राजस्थान का एक नृत्य नाटिका शैली है। यह परंपरा लगभग 400 वर्षों से पुरानी है। मनोरंजन का माध्यम होने के साथ साथ ख्याल सांस्कृतिक और सामाजिक शिक्षा का भी एक माध्यम है। ख्याल में राजस्थान की लोक संस्कृति की झलक मिलती है। अब हम बात करते हैं करियाला पे। हिमालयी लोक नाट्य करियाला जो है, करियाला में जीवन और मृत्यु के गंभीर प्रश्नों पर संक्षेप में विचार किया जाता है। साथ ही इसमें बफन का प्रयोग यानी कॉमेडी चीज़ों का पुट रहता है। इसमें डायलॉग डिलीवरी की बहुत ही सहजता होती है और इसमें हिमाचल की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके निचोड़ को बताया जाता है। और जीवन में जो
माया मोह है, सांसारिक चीज़ों है, इस चीज़ों से उठकर जीवन कैसे जीना है उसका सीख देती है ये करियाला। जश्न की बात करें, भान जश्न, तो कश्मीर के मशहूर प्रदर्शनकारी कला जश्न वस्तुतः प्रहसन है। हाँ, ये एक प्रहसन ही है, नाटक की एक प्रकार है प्रहसन, जिसे कहे जाते हैं। लोग का इस परफॉर्मेंस को करते हैं। हर प्रदर्शन का मज़ेदार अंत होता है। संस्कृत नाटकों में प्रहसन की अगर हम बात करें तो महेंद्र विक्रमन का एक नाटक आता है मत्त विलास, और बोधायन का नाटक है बोधायन का धूर्त समागम। भगवत जुक्कम, ये भगवत जुक्कम नाटक, धूर्त समागम, मत्त विलासम, ये सब नाटक जो हैं संस्कृत में वो प्रहसन के स्वरूप माने जाते हैं। वैसे ही यहाँ किसी देवता के सम्मान में ऐसा कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया जाता है। प्रदर्शन खुले मंच पे किया जाता है, अभिनेता दर्शक से मिले रहते हैं। इसमें मस्खरे या विदूषक की उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य होती है, क्योंकि पूरा प्ले जो है, पूरा परफॉर्मेंस है, उसी पे जश्न समाज की बुराइयों पर व्यंग करता है और समाज की कुरीतियों पर आघात करता है, और समाज में एक नई परिवेश, एक नई सीख देता है कि जीवन कैसे जीना है, समाज में क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, उसको इस परफॉर्मेंस के दौरान और इस परफॉर्मेंस के द्वारा बताया जाता है। भान जश्न के द्वारा। इसमें मास्क का भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा माइम, म्यूज़िक, डांस, इसमें 2-3 चीज़ है कि एक फूल यानी मूर्ख आदमी, कॉबलर है, तो उन दोनों को टारगेट करके, और कई बार राजी पैथेर का है किंग्स प्ले, राजाओं पर भी सटायर कई बार किया जाता है। इसमें स्वरनई यानी 1 साइड स्टिक ड्रम होता है, और एक नगारी, एक बिग ढोलक होता है, एक बड़ा सा ढोलक होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का इसमें प्रयोग किया जाता है। भान जश्न को ऐसे पंथ कहते हैं, और जैसे कि मैं पहले बताया हूँ कि भान जश्न जो है वो भाण शब्द से ही निकला है, और सबसे पहली बार बैथोर नामक ग्राम में, बैथोर जो कि कश्मीर में एक जगह है, उस गांव में दरथ पंथ नाटक देखा गया। दरथ पंथ कश्मीरी, फारसी, पंजाबी, हिंदी और उर्दू के अनेक संवाद इसमें समाहित हैं। आशु गुफन अत्यंत सहज भावेन संवाद होता है। ये बहुत ही सहज भावेन संवाद होता है। उस संवाद को, इस डायलॉग डिलीवरी के प्रोसेस को आशु गुफन के नाम से हम सब जानते हैं। तमाशा के बारे में अगर हम बात करें, तमाशा महाराष्ट्र के रंगमंच की बहुत ही समृद्ध परंपरा है। प्रारंभ में तमाशा नाचने गाने वाले समूह का रूप था। पेशवा काल से इसका स्वरूप निश्चित होता रहा है, और इसका वर्तमान स्वरूप जो है वो बहुत बाद में आया है। महिलाएं मंच पर आने लगी। पहले महिलाएं वर्जित थी। हालांकि विशेष साजो सामान और भड़कीले वस्त्र की ज़रूरत इन्हें नहीं पड़ती है। विदूषक अवश्य ही रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं। नाचने गाने में इनकी एक अलग ही शैली होती है। महाराष्ट्र की एक नृत्य फॉर्म है लावणी। जी हाँ, उस लावणी नृत्य का एक समावेश किया जाता है इसमें। तमाशा में आम लोगों की सामाजिक और कभी कभार राजनीतिक आकांक्षाएं पर भी परिघात करता हुआ दिखता है। आधुनिक रंगमंच और फिल्मों में, बॉलीवुड में भी इसके छाप मिल जाएंगे, आपको दिख जाएगा। बहुत सारे फिल्मों में
इसका प्रयोग किया गया है। और नटरंग तमाशा पे बेस्ड एक फिल्म है, मराठी फिल्म है नटरंग, जैसे आप सबको देखना चाहिए। उसमें एक तमाशा आर्टिस्ट, एक नाई कैसे अपने ग्रुप को लेके कैसे बढ़ाता है और उससे फिर कैसे विस्तार करता है, उस परफॉर्मेंस के लिए, उस कला के लिए उसे क्या क्या नहीं भोगना पड़ता है। इस सारे चीज़ों को बड़ा ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है और उसमें ही लावणी नृत्य का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो मुदियत्तु, केरल में ऐसे 400 फॉर्म हैं, लेकिन कुछ फॉर्म्स पे बात कर लेते हैं जिसमें केरल में काफ़ी प्राचीन काल से किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य नाटक फॉर्म है जिसे मुदियत्तु के नाम से जाना जाता है। ये हर वर्ष काली मंदिर में किया जाता है। ये बुराइयों के ऊपर एक अच्छाई की विजय का जो प्रतीक है, उस प्रतीकात्मक स्वरूप में इस परफॉर्मेंस को किया जाता है। इसमें काली के दारिका राक्षस का संहार किया जाता है, जिसके खुशी में मुदियत्तु परफॉर्मेंस मनाया जाता है। इसके अलावा रम्मत, राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर के इस लोक नृत्य नाट्य का प्रचलन है। इस नाट्य की शुरुआत में ही सारे पात्र रंगमंच पर बैठे मिलते हैं और अपना अपना किरदार निभाकर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। वैसे ही बहुरूपिया, ये कला देश के कई भागों में प्रचलित है, लेकिन सबसे ज़्यादा कलाकार संभवतः राजस्थान में। इसमें पात्र कलाकार जो हैं वो पौराणिक पात्रों का वेश धारण करके अपने हाव भाव का प्रदर्शन करते हैं और इस कला का प्रदर्शन विदेशों में भी होने लगा है। भणैती, ये एक तरह से लोकनाट्य बुंदेलखंड में प्रचलित है। इसमें पात्रों का श्रृंगार नहीं होता है, पात्र हाजिर जवाबी होते हैं और उसी गुण से अभिव्यक्त होते हैं, लक्षित होते हैं। इसी प्रकार बुंदेलखंड में रहस्य, कांडरा और स्वांग का भी प्रचलन है। ऐसे आम बोलचाल में हम कहते हैं कि बहुत जो ज़्यादा बात बात पे बोलता है उसे कहते हैं बकैती मत करो, अब भड़ैती यहाँ नहीं करो, भड़ैती यहाँ ना चलने वाला है। तो ये जो शब्द है बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी होने से, बहुत ज़्यादा इसके मूल कंटेंट जो हैं वही हैं, हाजिर जवाब होना, और सामान्य स्वरूप होते हैं इसके, ना ज़्यादा श्रृंगार होता है। बुंदेलखंड में बहुत प्रचलित है। इसके अलावा कुरुवंजी, ये एक तमिलनाडु का लोकनाट्य फॉर्म है। इसमें भी कई प्रकार के प्रचलन हैं, जिसमें चोल राजाओं का अंश मिलता है। कहा जाता है कि चोल राजाओं ने इस कला को प्राश्रय दिया और इसमें प्रेम कथा का स्वरूप वर्णन किया जाता है और उसी का मंचन किया जाता है। इसके अलावा कथाई कट्टू, ये भी तमिलनाडु के ग्रामीण लोक नाट्य परंपरा है। इसमें केवल प्रमुख पात्र ही भाग लेते हैं। इसमें हारमोनियम, मृदंग, मुकाविनाय वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तिरकट्टू भी कहा जाता है, इसे तिरकट्टू के नाम से भी जाना जाता है। इस नाटक का विषय जो होता है महाभारत और अन्य पौराणिक कथा होती। कोथू या तिरुकोथू का भी नाम आता है, इसका भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थियाम की बात कर लें। ये केरल के पूर्वजों का पूजा का एक स्वरूप है। साथ में इसमें नर्तक गांव में रक्षा करने वाली देवी देवताओं के रूप धरते हैं और उसकी वेशभूषा काफ़ी आकर्षक होती है। अंक्या नाट की अगर हम बात करें तो अंक्या नाट भी समय शेष अब नहीं रहा, अगली क्लास में हम मिलेंगे। अंक्या नाट, तिरुकुत्थु और यक्षगान, कृष्णाटम, बुर्रा कथा, इसके अलावा भान पाथेर, लावनी, कृष्ण पारिजात जैसे अलग अलग फॉर्म्स के बारे में मिलेंगे। तो आज दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।